आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने की, एक ऐसी घटना की जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की। तो ये कहना था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर का, घायलों की मदद करने पर। सोचिए, ये वो शख्स था जिसने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था, और इसी एक बयान से उस पूरी जवाबदेही की तलाश की कहानी शुरू हो जाती है जो इसके बाद सालों तक चली। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1919 के ब्रिटिश भारत के उस तनाव भरे माहौल में। देखिए, माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा था। पहले मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसने लोगों के अधिकार छीन लिए। फिर अप्रैल की शुरुआत में महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध की अपील की, लेकिन 10 अप्रैल को अमृतसर में 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया और दंगे भड़क गए। और फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, जब जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग शांति से जमा हुए थे। अब ये जो जगह थी, जलियांवाला बाग, ये कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, और बाहर निकलने के लिए बस कुछ ही संकरे से रास्ते। और यही बनावट जो शायद कभी सुरक्षा के लिए बनाई गई होगी, उस दिन एक जानलेवा पिंजरा साबित होने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ आता है, सबसे बड़ा गेट बंद कर देता है और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, तब तक जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। और उसके बाद डायर और उसके सैनिक वहां से चले गए, लाशों और तड़पते घायलों को वहीं छोड़कर। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी कि आखिर हुआ क्या था, इसके सरकारी आंकड़े कैसे सामने आए। ब्रिटिश सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़ा जारी किया वो था 379 मौतें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब अपनी जांच की तो उनका अनुमान था कि करीब 1000 लोग मारे गए। तो देखिए, यहीं पर कहानी में 2 अलग अलग सच सामने आ गए थे, एक सरकारी और एक लोगों का। अब जब मरने वालों की संख्या पर इतना बड़ा मतभेद था और पूरे देश में गुस्सा था, तो जाहिर है एक आधिकारिक जांच तो होनी ही थी। तो अक्टूबर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। इसमें अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे। काम था ये पता लगाना कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह क्या थी, और जो कदम उठाए गए वो सही थे या नहीं। और इस पूरी जांच में जिस एक शख्स की गवाही का सबको इंतजार था, वो थे खुद जनरल डायर। और जब डायर से पूछताछ हुई तो जो बातें उसने कही वो वाकई चौंकाने वाली थीं। उसने कहा, हाँ, मैं चाहता तो बिना गोली चलाए भी भीड़ को हटा सकता था, लेकिन वे लौट कर आते और मुझ पर हंसते और मैं खुद को मूर्ख बना लेता। मतलब बात सिर्फ भीड़ हटाने की थी ही नहीं। उससे आगे पूछा गया कि अगर बाग का रास्ता चौड़ा होता और उसकी बख्तरबंद गाड़ियां अंदर आ पातीं तो क्या वो मशीन गनों का इस्तेमाल करता? उसका जवाब था, शायद हाँ। इससे ये साफ हो गया था कि उसका इरादा कितना जानलेवा था। और फिर उसने अपनी असली मंशा जाहिर की। डायर ने साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब पर एक पर्याप्त नैतिक प्रभाव डालना था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक सबक सिखाने की कोशिश थी, दहशत फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश। तो डायर की इस गवाही के बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और जो रिपोर्ट आई वो अपने आप में बटी हुई थी। यहां ये बंटवारा साफ दिखता है। एक तरफ थे ब्रिटिश सदस्य जिन्होंने माना कि डायर ने गंभीर गलती की लेकिन बल प्रयोग को जरूरी बताया। दूसरी तरफ थे भारतीय सदस्य जिनका साफ कहना था कि डायर की हरकतें अमानवीय थीं और मार्शल लॉ लगाना ही गलत था। मतलब डायर गलत था, इस पर सब सहमत थे, लेकिन कितना गलत था और क्यों गलत था, इस पर राय पूरी तरह बटी हुई थी। और इस बंटी हुई रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला? जनरल डायर को बस उसकी कमांड से हटा दिया गया। कोई केस नहीं, कोई सजा नहीं। और इस फैसले ने पूरे भारत को सकते में डाल दिया। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन में सब डायर के साथ थे, वहां भी इसकी खूब आलोचना हुई। विंस्टन चर्चिल ने तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य के आधुनिक इतिहास में अपूर्व एक राक्षसी घटना तक कह दिया था। मतलब ये मामला वहां भी बहुत बड़ा और विवादास्पद था। और इस एक घटना ने, इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रह सकते थे। इसका असर बहुत लंबा और गहरा था। 1920 में इसी गुस्से की वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सालों बाद 1940 में इसी नरसंहार के एक गवाह उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडायर को मार दिया। ये वही गवर्नर था जिसने डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। और दशकों बाद भी
1997 में महारानी एलिजाबेथ और 2019 में प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसे दुखद और शर्मनाक बताया। इसकी विरासत एक सदी से भी ज्यादा लंबी है। तो कई ब्रिटिश नेताओं ने इस पर खेद जताया, इसे शर्मनाक भी कहा। 2013 में डेविड कैमरन और 2019 में थेरेसा मे दोनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। लेकिन एक चीज आज तक नहीं हुई, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक औपचारिक आधिकारिक माफी। और यही वो सवाल है जो आज भी इस पूरी त्रासदी के इर्द गिर्द घूमता है कि 100 साल बीत जाने के बाद किसी देश की तरफ से मांगी गई एक माफी का आखिर क्या मतलब होता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी देश अपने इतिहास के काले पन्नों से कैसे निपटता है, और क्या गुजरे हुए कल की यादों का उन पर कोई कर्ज बाकी है।